नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विजन आईएएस के 11 टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 12वें नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। बेसिकली 12वें नंबर का टेस्ट पेपर जो है एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और आर्ट एंड कल्चर पर आधारित है। इसके तहत भी हम लोग जो है 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 12वां क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, बौद्ध स्तूप संरचना के निम्नलिखित तथ्यों को नीचे से ऊपर की ओर उनकी व्यवस्था के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो बौद्ध स्तूप की संरचना के बारे में बात किया जाए तो इसकी संरचना जो है, बौद्ध स्तूप जो है एक पवित्र जो है स्मारक है। जैसा कि आप लोगों ने जो है एंशिएंट इंडिया या आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा, और यह जो है बुद्ध की शिक्षाओं के महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर रही होती है। ये बौद्ध की जो है संरचना है, बौद्ध स्तूप जिसे कहा जाता है। और इसके जो स्मारक है, इसमें एक छतरी नुमा जो है स्मारक है। इसमें जो है पूछा गया है आपसे कि ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जो उनकी व्यवस्था बन रही है, ठीक है, तो उसमें जो है जो इनका सही क्रम है संरचना का, उसके नाम दे रखे हैं, उनके भाग दे रखे हैं, तो उनका क्रम बताना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है चबूतरा, जिसे आधार कहा जाता है। चबूतरा जिसे आधार कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है। इसके बाद आता है जो है अर्धवृत्ताकार गुंबद, जिसे अंड कहा जाता है। तो अंड जो है चारों में है, लेकिन जो है पहले पायदान पे सिर्फ ए में, सी में और डी में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है हर्मिका। गुंबद के ऊपर एक चौकोर छज्जा होता है, उसे ही जो है हर्मिका कहा जाता है। तो हर्मिका कहाँ पे आएगा? डी ऑप्शन में। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है, हर्मिका के बाद आता है छत्र यानी छाता, ठीक है। ये हर्मिका से ऊपर की जो है स्थिति होती है। फिर जो है छत्र से ऊपर आता है जो है यष्टि, ठीक है, तो इसमें यष्टि भी दे रखा है। इसके बाद आता है जो है छत्री यानी स्तूपिका, तो यहाँ पे छत्री भी दे रखा है। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सम्राट बनने से पहले उसने दक्कन के गवर्नर के रूप में कार्य किया। दूसरा कथन है कि मराठों के विस्तार को रोकने के लिए उसने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ गठबंधन किया था। तीसरा कथन है उसने मुगल साम्राज्य में मुहर्रम का जश्न मनाने पर रोक लगा दी थी। चौथा कथन है उसने जो है नैतिक संहिताओं को लागू करने के लिए एक अलग विभाग का गठन किया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए, पहले स्टेटमेंट के बारे में बात कर ली जाए तो औरंगजेब ने जो है शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही जो है दक्कन के गवर्नर के रूप में कार्य किया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और उसी दौरान उसने जो है आक्रामक दक्कन नीति का अनुसरण किया। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, तो दूसरे कथन के बारे में बात की जाए तो मराठों के विस्तार को रोकने के लिए जो है औरंगजेब ने बीजापुर और जो है गोलकुंडा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, ना कि गठबंधन किया। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि उसने नैतिक संहिताओं को लागू करने के लिए एक अलग विभाग का गठन किया, और इस विभाग का जो प्रमुख होता था उसे जो है मुहतसिब कहा जाता था। इस प्रकार कथन के अनुसार चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है कि उसने मुगल साम्राज्य में मुहर्रम का जश्न मनाने पर रोक लगा दी थी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से बात की जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है, केवल 3 स्टेटमेंट, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, गांधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को गांधार कला शैली में दर्शाया गया था। दूसरा कथन है कि गांधार कला शैली को शक और कुषाण शासकों द्वारा
संरक्षण प्रदान किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीसरे में देखा जाए तो कनिष्क ने जो है ये जो गांधार कला शैली है इसको जो है विशेष संरक्षण प्रदान किया और जो है इस कला को जो है भारतीय और ग्रीक रोमन तत्वों का सम्मिश्रण प्राप्त था। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही जवाब होगा। इसके अलावा पहले स्टेटमेंट की बात की जाए तो इस जो है कला शैली का मुख्य विषय जो है बौद्ध धर्म का नया स्वरूप महायानवाद था और इस कला के तहत जो है बुद्ध की प्रतिमाओं का महायानवादी स्वरूप में विकास किया गया। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द जो है ग्रुपर्स, जॉन्स स्नैपर और इंडियन पोम्पानो संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मछलियों से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। भारत में विदेशियों द्वारा किए गए आक्रमणों का सही काल क्रमानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले जो है दूसरी शताब्दी की शुरुआत में जो है इंडो ग्रीक जो है यानी हिंदू यूनानियों ने जो है उत्तर पश्चिमी भारत के एक बड़े भूभाग पर जो है अपना अधिकार कर लिया था और जो है यहाँ पे जो इसके शासक थे इंडो ग्रीक शासक थे मिनांडर, इसने जो है 165 से 145 ईसा पूर्व के मध्य जो है इस भाग पे शासन किया। तो यहाँ पे जो है पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। अब इंडो ग्रीक जो है सी और डी में है पहले पायदान पे। इंडो ग्रीक शासन के पश्चात जो है शक राजवंश का शासन रहा उत्तर पश्चिम भाग में। इसके पश्चात जो है शक पहलुओं ने जो है लगभग 100 ईसा पूर्व से जो है 400 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। इसके पश्चात जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ही जो है कुषाणों का शासन रहा और इन्होंने जो है 50 ईसा पूर्व से लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। छठा नंबर क्वेश्चन है कि अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत में मुख्यतः वैचारिक भिन्नता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है वेदांत ये द्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत में जो है मुख्यतः वास्तविकता यानी ब्रह्मा और आत्मन यानी आत्मा की प्रकृति पर जो है वैचारिक जो है भिन्नता है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है अद्वैत वेदांत का जो है दर्शन जो है अद्वैत वेदांत का जो दर्शन है वो अद्वैत पर आधारित है और ये परम एकाकार के सिद्धांत को जो है अधिक प्रोत्साहित करता है यानी बल देता है एवं व्यक्तिगत यानी आत्मा और परम वास्तविकता ब्रह्मा की एक रूपता की बात करता है। इसके अलावा जो है द्वैत वेदांत में देखा जाए तो इसके विपरीत है अद्वैत वेदांत के विपरीत है द्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत जो है द्वैतवाद पर आधारित है। ये व्यक्तिगत यानी आत्मा जिसे जीव भी कहा जाता है और परम वास्तविकता यानी ब्रह्मा के बीच जो है स्पष्ट अंतर पर बल देता है। क्योंकि इस दर्शन के अनुसार माना जाए तो ब्रह्मा एक व्यक्तिगत सर्वोच्च ईश्वर है जो व्यक्तिगत आत्माओं से अलग है। इसके अलावा जीव और ब्रह्मा का जो है शाश्वत और पृथक अस्तित्व है, ऐसा जो है द्वैत वेदांत में कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला जो है केटोप्रोफेन क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है ये। तो अभी हाल ही में सरकार ने पशुओं के लिए जो है बिक्री में लाई जाने वाली इस दवा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए यह दवा जो है सुर्खियों में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ठुमरी एक प्रेम गीत है तथा इसकी संरचना और प्रस्तुति गीतात्मक होती है। दूसरा कथन है कि टप्पा में ऐसे गीत होते हैं जिनमें स्वरों को द्रुत लय में गाया जाता है। तीसरा कथन है कि आगरा घराना
ख्याल शैली के सभी घरानों में सबसे प्राचीन है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 8वें को देखा जाए तो यहाँ पे जो है केवल 2 कथन सही है। कौन कौन सा? पहला और दूसरा सही है, जबकि यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तीसरा यहाँ पे इसलिए गलत है कि इनमें जो है ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन है और इसे जो है अन्य सभी घरानों का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे तीसरा गलत है। तो पहला दूसरा सही था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि उसका संबंध जो है बहमनी सल्तनत के कुलीन परिवार से था। दूसरा कथन है वह मुगल जो है बादशाह अकबर का समकालीन था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 9वें में हम लोग देखते हैं, 9वें में देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जो है मलिक अंबर की जो है अफ्रीकी गुलाम से योद्धा बनने तक की एक बहुत ही अनोखी कहानी है और उसकी जो है युवा अवस्था के दौरान उसे जो है गुलाम व्यापारियों द्वारा कई बार बेचा और ख़रीदा गया था। हालांकि जो है उसे जो है इथियोपिया में उसके घर से मीलों दूर भारत ले आया गया, जहां अंबर को न केवल उसकी जो है फ्रीडम वापस मिली बल्कि उसे जो है सामाजिक जो है प्रतिष्ठा भी हासिल हुई और उसे एक सेना और विशाल संपत्ति भी भारत में प्राप्त हुई। और इसके अलावा उसने एक शहर की स्थापना की जिसे आज जो है औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट की बात की जाए जहाँ तक, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है, कि वह मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। पट्टचित्र चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये चित्रकलाएं मंदिर परंपराओं पर आधारित लोकप्रिय कला शैली हैं। दूसरा कथन है इन्हें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्यों में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है कि यह चित्रकला जो है श्री जगन्नाथ पंथ और पूरी उड़ीसा में मंदिर परंपराओं से निकटता के कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है चित्रकला है और इस शैली की उत्पत्ति जो है 12वीं शताब्दी से मानी जाती है। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। जबकि दूसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह चित्रकला शैली जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों में काफ़ी जो है प्रचलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में जो है पोलज, पर्ती और चाचर कौन थे? तो यहाँ पे 11वें में देखा जाए तो अकबर के अधीन कृषिगत भूमि का वर्गीकरण है ये, ठीक है। तो जो पोलज होता था इस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी। जो पर्ती होती थी इस भूमि पर 2 वर्ष में एक बार खेती की जाती थी। और जो चाचर होता था इस भूमि पर 3 या 4 वर्षों में एक बार खेती की जाती थी। इसके अलावा जो बंजर होती थी इस भूमि पर 5 या अधिक वर्षों में एक बार ही खेती की जाती थी। ये जो है ये तीनों नाम जो है अकबर के कार्यकाल में जो कृषिगत भूमि थी उसका वर्गीकरण है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पेशवा का पद जो है वंशानुगत हो गया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो जब 1720 ईस्वी में जो है बालाजी विश्वनाथ का पुत्र हुए बाजीराव पेशवा और वो जब पेशवा बने तब से जो है यह पद जो है वंशानुगत हो गया और 1740 ईस्वी में जो है बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब पेशवा बने, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है बोहाग, पोंगाली और भोगाली पद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये जो है बिहू असम का जो है एक जो है परंपरागत लोक नृत्य है, ठीक है। और ये कृषि चक्र के अनुसार मनाया जाता है जिसमें जो है
यहाँ पे दे रखा है बोहाग यानी बिहू, अप्रैल में मनाया जाता है। इसके अलावा जो है कोंगली, जिसे जो है काटी बिहू भी कहा जाता है, यह अक्टूबर में मनाया जाता है। अगला है भोगाली यानी माघ बिहू, जिसे जनवरी में मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, अवदान शतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक बौद्ध पद्य संग्रह है। दूसरा कथन है इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 14 में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इस पद्य संग्रहों की जो है प्रयुक्त भाषा संस्कृत है, ना कि पाली। तो दूसरा गलत है, पहला सही था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, साइबर स्पेस के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा पद ओपन काइलिन क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए 15 का सही जवाब है ये चीन द्वारा निर्मित एक स्वदेशी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और चीन ने जो है इसको जो है लगभग 4000 डेवलपर्स के समूह द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह वर्ष 2012 में शुरू की गई यूनेस्को की एक पहल है। दूसरा कथन है हैदराबाद वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बेंगलुरु जो है अभी हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला जो है शहर बना है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है इसके अलावा इस जो वैश्विक संघ है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, इसकी स्थापना जो है वर्ष 2012 में की गई। 2012 में जो है लंदन की संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों के डिप्टी मेयर जस्टिन साइमंस ओबीसी द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पे जो है पहला भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, कथक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरा कथन है इसका प्रचलन मुख्य रूप से उत्तर भारत में है। तीसरा कथन है कि इसमें हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है। चौथा कथन है यह विभिन्न घरानों में विभक्त है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, यह आपको बताना है। तो भारत में देखा जाए संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और इनमें जो है पहला है भरतनाट्यम, दूसरा कथक, तीसरा कुचिपुड़ी, चौथा उड़ीसी, पांचवा कथकली, छठा जो है सात्रिया, और जो है सातवां मणिपुरी, और जो है 8वां मोहिनीअट्टम। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही जवाब होगा। इसके अलावा देखा जाए तो यह जो है उत्तर भारत में काफ़ी प्रचलित है। और इसके अलावा जो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनीअट्टम सहित अन्य नृत्य जो है दक्षिण भारत के काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। इसके अलावा तीसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो कथक एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा भी सही है। और इसके अलावा जो है चौथा स्टेटमेंट देखा जाए तो यह जो कथक नृत्य है ये काफ़ी जो है विशेषकर घरानों के रूप में विभक्त है। और उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने से संबंधित थे, जबकि जो है सितारा देवी का संबंध जो है जयपुर घराने से था। ये जो है अलग अलग प्रकार से जो है कथक नृत्य से संबंधित थे। तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कि सभी चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला जो है साल 16 आपोजिटिफोलिया क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए
तो 18 का सही जवाब है सी ऑप्शन। यह एक जो है लवणी पर्यावरण में उगने वाली 12मासी झाड़ी है और इसको जो है गांधीनगर स्थित गुजरात के इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के शोधकर्ताओं द्वारा इसको खोजा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ लिखा है कि सुर्खियों में रहने वाले पद हैं और उनकी प्रकृति और प्रकार का जिक्र है। तो जुके टू का मिलान क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो 19 में देखते हैं हम लोग। तो जुके टू जो है एक रॉकेट है, ये चीन द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है और यह विश्व का पहला जो है मीथेन संचालित रॉकेट है और इसमें ईंधन के रूप में तरल मीथेन एवं तरल ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला मिलान सही है। इसके अलावा जुपिटर 3 दे रखा है। जुपिटर 3 जो है एक जो है उपग्रह है, सामने लिखा है इलेक्ट्रिक वाहन, तो ये मिलान गलत हो जाएगा और ये जो है इस जो है अभी हाल ही में स्पेस एक्स के फॉल्कन हेवी यान ने जो है जुपिटर 3 नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। तो यहाँ पे ये जो है गलत है। अगला है अकीरा। अकीरा जो है, अकीरा के बारे में जान लेते हैं। अकीरा क्या है? तो अकीरा जो है एक जो है रैंसमवेयर है, ठीक है, ना कि एक रोबोट है। तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे देखा जाए केवल एक ही जो है मिलान सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उन्हें वृंदावन में ग्रंथ पंथ के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने धर्म ग्रंथों और मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया था। तीसरा कथन है जो है शिष्टाष्टक ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो 20 में हम लोग देखें तो 20 में हम लोग देखते हैं, एक तो जो है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने जो है हिंदू धर्म ग्रंथों या मूर्ति पूजा का विरोध कभी नहीं किया, किंतु उन्हें परंपरावादी नहीं कहा जा सकता, इसलिए यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही होंगे, पहला और तीसरा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है? तो यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर होगा जो है सबसे पश्चिमी स्थल जो है यहाँ पे होगा पाकिस्तान के मकरान तट पर अवस्थित जो है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है ये जो है पश्चिमी स्थल है, पाकिस्तान के मकरान तट पर जो है ये अवस्थित है और सबसे पश्चिमी स्थल है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ राजवंशों का जिक्र है। तो मिहिर भोज का मिलान करें। तो मिहिर भोज का मिलान किससे होगा? तो मिहिर भोज का मिलान है गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। इसके अलावा महेंद्रपाल प्रथम जो है जो था ये जो है मिहिर भोज का ही पुत्र था और ये काफ़ी शक्तिशाली था और उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार जो है मगध और उत्तरी बंगाल तक किया, लेकिन वो पाल राजवंश से संबंधित नहीं था, जबकि ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से ही संबंधित था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही था। इसके अलावा है अमोघ वर्ष, ठीक है। अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष के बारे में बात की जाए तो अमोघ वर्ष जो था वो राष्ट्रकूट शासन से संबंधित था। तो यहाँ पे यह भी सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से दो युग में सही सुमेलित है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
हिंदू शाही साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर पहला है, इसका विस्तार पंजाब से काबुल तक था और इसकी राजधानी वह हिंद थी। दूसरा कथन है कि हिंदू शाही शासक जयपाल महमूद गजनवी का समकालीन था। तीसरा कथन है कि हिंदू शाही के अपने निकटवर्ती राज्य कश्मीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भारत की पश्चिमी सीमा पर जो है हिंदू शाही राजवंश का शासन था। ये आप लोग जानते होंगे अगर आपने जो है मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ी है। और इसका विस्तार जो है पंजाब से काबुल तक था और इसकी राजधानी जो है वह हिंद थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही होगा। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है कि कश्मीर एक जो है स्वतंत्र जो है राज्य था, ठीक है, और जिस पर जो है लोहार वंश का शासन था और इसके हिंदू शाही राजवंश के साथ जो है पारिवारिक संबंध थे। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। जबकि दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो जयपाल था जो, तो जयपाल और उसका पुत्र आनंदपाल इस साम्राज्य के प्रमुख शासक थे, ठीक है, हिंदू शाही राजवंश के, हिंदू शाही साम्राज्य के। तो यहाँ पे दूसरा भी सही था। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मंदिरों में विभिन्न प्रकार के पूजा ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पूजा ग्रह की शैली है, दूसरी तरफ उनकी विशेषता है। तो संदर्भ जो शैली है पूजा ग्रह की, इसका मिलान होगा। इस शैली में जो है प्रदक्षिणा पथ होता है, तो ये जो है मिलान सही है। अगला है निरंतर, इसमें जो है इस शैली में जो है पदक्षिणा पथ नहीं होता है, यह भी मिलान यहाँ पे सही है। इसके अलावा जो है सर्वतोभद्र है, इसके तहत जो है पूजा ग्रह जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है उसको जो है सर्वतोभद्र कहा जाता है। तो तीनों मिलान सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीनों युग्म सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हैप्टिक तकनीक की बढ़ती लोकप्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि हैप्टिक तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगकर्ता पर बल, कंपन या गति आरोपित करके स्पर्श अनुभव करा सकती है। दूसरा कथन है यह तकनीक नेविगेशन, अवरोध संसूचन और वस्तु की पहचान जैसे स्थानिक और दिशात्मक संकेत प्रदान करके दृष्टिबाधित लोगों की सहायता कर सकती है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है कि कार चलाते समय स्टीयरिंग व्हील के झटके का अनुभव करना जो है हैप्टिक तकनीक का एक उदाहरण है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, दूसरा जो है कथन है वो भी सही है, तीसरा भी सही है। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बौद्ध धर्म में जो है अनिष्ट का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे 26 में देखा जाए तो यहाँ पे सभी वस्तुओं की नश्वरता से संबंधित है अनिष्ट का। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 27 में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे बड़ा रहस्य जो है हड़प्पा वासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और उनकी लेखन प्रणाली है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा कि इसके तहत जो है मूल चिन्हों की संख्या 400 से लगभग 450 है और लिपि जो है लिपि प्रतीक जो है शब्दांश है। और इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक चिन्ह एक शब्द या जो है शब्दांश को दर्शाता है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि पूरी तरीके से विकसित थी और समय के साथ इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ राजवंश है। नाहपढ़ शासक है, इसका संबंध जो है यह जो है नाहपढ़ जो शासक है ये एक जो है पश्चिमी क्षत्रप शासक था और अपने प्रारंभिक शिलालेखों में नाहपढ़ ने जो है क्षत्रप उपाधि का इस्तेमाल किया
और जबकि उत्तरवर्ती शिलालेखों में महाक्षत्रप व राजन उपाधि का प्रयोग किया। तो यहाँ पे पहला मिलान जो है सही है। इसके अलावा जो है रुद्रदामन प्रथम जो थे, ये भी जो है पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक जो है शासक था, इसलिए यहाँ पे जो है देखा जाए तो यहाँ पे सातवाहन लिखा है, तो यहाँ पे जो है ये मिलान गलत हो जाएगा। इसके अलावा वासुदेव प्रथम है, ठीक है, इसका संबंध जो है कुषाण साम्राज्य से था, ना कि आभीर से, तो इसलिए भी यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। अगला है जो है सिमुक, तो सिमुक का संबंध जो है सातवाहन राजवंश की स्थापना से था और इसी ने जो है सातवाहन राजवंश की स्थापना करी थी, तो यहाँ पे ये भी मिलान गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे केवल एक ही युग में सही सुमेलित है, वो भी पहला वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले शब्द जो है ग्रीटफ्लेशन का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है, किस जो है ऑप्शन के माध्यम से किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्रीटफ्लेशन क्या होता है, अधिक लाभ प्राप्ति हेतु जो है कॉरपोरेट्स के अत्यधिक प्रयोग के कारण उत्पन्न हुई मुद्रास्फीति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ग्रीटफ्लेशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तराइन के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। दूसरा कथन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज के पुत्र जो है रणथंभौर चले गए और एक नए चौहान राजवंश की स्थापना करी। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 30 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि तराइन के दोनों युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए, ना कि जो है महमूद गजनवी के मध्य। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए सही है कि पृथ्वीराज के जो पुत्र थे वो जो है रणथंभौर चले गए और वहाँ उन्होंने एक नए चौहान राजवंश की स्थापना करी, और तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है सोहराई खोवर चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। दूसरा कथन है इसे जो है सामान्यतः स्थानीय फसल कटाई और शादी समारोह के दौरान स्थानीय रूप से उपलब्ध रंगों का प्रयोग करके बनाया जाता है। तीसरा कथन है यह झारखंड राज्य से संबंधित है। चौथा कथन है इस चित्रकला को जीआई टैग प्राप्त है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए सोहराई खोवर चित्रकला के संदर्भ में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है इसे जो है 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। चौथा सही है। और ये जो है यह एक जो है पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रचलित है। हजारीबाग कहाँ पड़ता है? झारखंड में। तो इस प्रकार यहाँ पे तीसरा भी सही है। और इस पेंटिंग को जो है स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध विभिन्न चित्रों रंगों की मृदा का उपयोग करके स्थानीय फसल कटाई एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला दूसरा भी सही हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। सभी चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। यह दर्शन के सभी 6 संप्रदायों में सबसे प्राचीन है। यह 25 मूल तथ्यों में के अस्तित्व के बारे में बताता है। इन 25 तथ्यों में से पहला प्रकृति अर्थात पदार्थ है। इसके अनुसार जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति दैवी शक्ति से नहीं अपितु प्रकृति के अंतर्निहित गुण से हुई है। यह 3 गुणों के सिद्धांत का उल्लेख करता है। यह 3 गुण जो है सत्व, रजस और तमस है। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय का वर्णन किया जा रहा है? तो उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय का वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो है सांख्य जो है का उल्लेख किया जा रहा है। सांख्य दर्शन संप्रदाय का जो है उल्लेख किया जा रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
दर्शन के जो है सभी 6 संप्रदायों में से सांख्य जो है सबसे प्राचीन माना जाता है और यह 25 मूल तथ्यों के अस्तित्व के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा इन 25 तथ्यों में पहला तत्व जो है प्रकृति है, यानी जिसको पदार्थ कहा जाता है। और सांख्य दर्शन के अनुसार जो है जगत यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति दैवी शक्ति से नहीं अपितु प्रकृति के अंतर्निहित गुण से मानी गई है। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध और माँ कामाख्या देवी को समर्पित जो है 17वीं शताब्दी में निर्मित कामाख्या मंदिर निम्नलिखित स्थापत्य कला शैलियों में से किसे दर्शाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 33 का सही जवाब है सी ऑप्शन, आहोम को दर्शाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस जो ये मंदिर है ये गुवाहाटी में स्थित है और इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से आहोम स्थापत्य कला शैली में किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह इस मंदिर का निर्माण जो है असम में आहोम राजाओं के शासनकाल के दौरान जो है किया गया। ठीक है, वहीं से जो है ये आहोम शब्द आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का भाग नहीं है। तो कर्नाटक संगीत की जो है त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तो त्यागराज हैं, एक जो है मुत्तुस्वामी दीक्षितार हैं और तीसरे हैं श्यामा शास्त्री। तो यहाँ पे 3 लोगों का जिक्र है, लेकिन चौथे हैं पुरंदर दास। ठीक है, तो ये पुरंदर दास जो थे इनको जो है कर्नाटक के जो संत हैं पुरंदर दास, इनको ही जो है कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में माना जाता है। तो ये इसके भाग नहीं है त्रिमूर्ति के, जबकि ये जो है कर्नाटक संगीत के जो है जनक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक में मगध पर आक्रमण को विफल करने के लिए चाणक्य की षड्यंत्रों और शानदार रणनीति की कहानी का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में जो है जो मगध में जो है आक्रमण को विफल करने के लिए चाणक्य की नीति का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है इसकी रचना जो है विशाख दत्त द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी और इसकी विषय वस्तु जो है मगध पर किए जाने वाले आक्रमण को विफल करने के लिए जो चाणक्य द्वारा वर्णित षड्यंत्रों और शानदार रणनीतियों को का उल्लेख किया गया वो इसी जो है ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, यह संगीत या गीत राजा के स्वागत या प्रमुख देवता पाखंगम की आत्मा को जागृत करने के लिए गाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह गीत जादुई शक्तियों से युक्त है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगीत का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो है 36 में देखा जाए तो 36 का सही जवाब है जो है साना लामोक मणिपुर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह जो है माइबा यानी माइबा को पुजारी कहा जाता है। यह पुजारी द्वारा जो है राज्याभिषेक समारोह के दौरान गाया जाने वाला जो है संगीत है। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ जो है जीआई टैग दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो कंधमाल हल्दी का संबंध जो है किससे है। तो कंधमाल हल्दी का संबंध जो है उड़ीसा राज्य से है। ये उड़ीसा राज्य के जो है दक्षिण मध्य भाग में उगाई जाती है। तो ये मिलान गलत हो जाएगा। अगला है इदू मिश्मी टेक्सटाइल। ये जो है अरुणाचल की जो है एक जो है बैक स्ट्रेप करघों द्वारा कपड़ा बुनने की एक जो है समृद्ध परंपरा है जो काफ़ी प्रचलित है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये मिलान सही होगा। अगला है जोहा चावल। तो ये जोहा चावल दे रखा है, ये कहाँ पर विशेष है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके बारे में कहा गया है कि 14वीं शताब्दी में जो है कविराज हुए माधव कंदली, इनके द्वारा एक रचित रचना है असमिया रामायण, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जो है रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को गहरी निंद्रा से जगाने हेतु जो है इसी जोहा चावल से बने खाद्य पदार्थों का उपयोग किया था। और यह जो है असम में उगाए जाने वाले चावल हैं और जिनको अभी भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसलिए यहाँ पे उड़ीसा दे रखा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक ही युग्म सही सुमेलित है,
दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। महिला सूफी संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राबिया निजामुद्दीन औलिया की समकालीन थी तथा उन्हें भारत की पहली महिला सूफी संत माना जाता है। दूसरा कथन है कि सूफी संतों के एकेश्वरवादी दृष्टिकोण ने उन्हें सूफीवाद के रूढ़िवादी तत्वों के साथ संघर्ष में डाल दिया था। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 38 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन है तो यहाँ पे राबिया जो थी ये निजामुद्दीन औलिया की समकालीन नहीं थी, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट है एकेश्वरवादी, तो यहाँ पे एकेश्वरवादी नहीं होगा। सूफी संतों के जो है सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण ने उन्हें रूढ़िवादी तत्वों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला दिया था, ठीक है, और तथा इन तथ्यों के कारण जो है मंसूर को मौत की सज़ा दी गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित व्यवस्था पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बैरम खां के शासनकाल में जो वकील वजीर का पद था वो असीम शक्तियों के साथ अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया था। दूसरा कथन है कि अकबर के अधीन वकील से वित्तीय अधिकार छीन लिए गए और इन्हें दीवाने कुल नामक नए जो है पदाधिकारी को सौंप दिया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 39 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, पहला भी और दूसरा भी। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संगम ग्रंथ दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय वस्तु दे रखा है। तो पहला है ग्रंथ जो है शिल्पादिकारम दे रखा है ग्रंथ। इसका संबंध जो है किससे है? ये जो है तमिल साहित्य का सबसे आरंभिक महाकाव्य है और इसकी रचना जो है 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में जो है इलंगो अडिगल द्वारा की गई थी। और इस ग्रंथ में युवा व्यापारी जो है कोलन का सदगुणी कर्णंगी से विवाह और नर्तकी माधवी के प्रति उनके प्रेम और परिणाम स्वरूप उनकी बर्बादी तथा मदुरई में उनके निर्वासन के बारे में बताया गया है। तो एक तरीके से जो है यहाँ पे देखा जाए तो जो है कोलन नामक जो है गणमान्य व्यक्ति की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। अगला है जो है तिरुक्कुरल। तो इसके बारे में बात की जाए, इसको जो है कुरल के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे जो है सार्वजनिक जीवन में दर्शन और नैतिकता के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें जो है यह कृति जो है पाठक को जाति या पंथ की परवाह किए बिना जो है सभी व्यक्तियों के प्रति दया भावना सिखाती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही मिलान है। अगला है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम जो है तमिल व्याकरण के संदर्भ में है और तमिल व्याकरण ग्रंथों में से एक है और संगम साहित्य की सर्वाधिक प्राचीन जो है ये कृति है। तो यहाँ पे तीसरा भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तीनों युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। खगोल विज्ञान के संदर्भ में जो है लैग्रेंज पॉइंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि लैग्रेंज पॉइंट ब्रह्मांड में ऐसी अवस्थितियां हैं जहां कोई भी खगोल की पिंड गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो है नहीं के लिए है, जबकि जो है इसके तहत देखा जाए तो लैग्रेंज पॉइंट जो है अंतरिक्ष में ऐसी जो है परिस्थिति है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो पिंड प्रणालियों के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के परिवर्धित क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही होगा। इसके नहीं मतलब कि गलत होगा, ठीक है, क्योंकि उत्पन्न करते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन गलत है।
और इनका उपयोग जो है अंतरिक्ष यान द्वारा कम ईंधन खपत के साथ अवस्थिति में बने रहने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो पूछा भी गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, पहला गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। चोल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी स्थापना जो है विजयालय ने की थी, जो पहले जो है पांड्यों का सामंत था। दूसरा कथन है कि राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णथड़ ने चोलों को पराजित करके चोल साम्राज्य के उत्तरी हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तीसरा कथन है कि जो है राज ने चेर की नौसेना को ध्वस्त कर दिया और श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 42 में देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय ने की थी, जो पहले पल्लवों का संबंध था, ना कि पांड्यों का। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो तीसरा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। ब्रह्मांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक नाट्यकला है। दूसरा कथन है कि इसकी उत्पत्ति भारत के हिमाचल क्षेत्र में हुई थी। तीसरा कथन है यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सूचीबद्ध है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे? तो यहाँ पे 43 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है कि यह एक जो है धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक जो है नाट्यकला है। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है कि यह जो है प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के अंत में उत्तराखंड राज्य यानी गढ़वाल क्षेत्र जो पड़ता है, यहाँ के जो है जुड़वा गाँवों जो है सलूर और डुंगरा 2 गांव हैं, यहाँ पे ये मनाया जाने वाला जो है एक जो है नाट्यकला है। और यह केवल इस गांव में ही मनाया जाने वाला उत्सव है और इसे हिमालय क्षेत्र में कहीं और आयोजित नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए तो तीसरा स्टेटमेंट है, तो 2009 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसको शामिल किया जा चुका है। तो तीसरा सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही है। कौन सा? पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में सुर्खियों में रही वीरा वनलूर चेदी बुट्टा साड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए 44 नंबर, तो 44 नंबर जो है का सही विकल्प क्या होगा? ये जो है तमिलनाडु से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसे हाल ही में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे 45 में देखा जाए तो पूंजी बाजार नियामक अर्थात जो है सेबी ने कहा है हाल ही में कि वह कंपनियों को मौजूदा रिवर्स बुकिंग बिल्डिंग प्रक्रिया के विपरीत एक निश्चित मूल्य पर शेयरों को जो है डीलिस्ट करने की अनुमति दे सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक ये डीलिस्ट करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चित्रित धूसर मृदभांड के प्रयोग को प्रमुखता मिलने लगी थी। दूसरा कथन है राज व्यवस्था और समाज दोनों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होने लगी थी। तीसरा है गोत्र प्रथा जो एक ही पूर्वज के वंशज का प्रतीक थी का उद्भव हुआ इस दौरान। और चौथा कथन है कि धार्मिक अनुष्ठानों का ध्यान भौतिक लाभ से हटकर आध्यात्मिक उत्थान पर केंद्रित हो गया। तो वैदिक से उत्तर वैदिक समाज में संक्रमण के दौरान निम्नलिखित जो है परिवर्तनों में से कितने घटित हुए थे? तो यहाँ पे देखा जाए 46 में हम लोग क्या देखते हैं कि एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, धूसर मृदभांड के प्रयोग को प्रमुखता मिलने लगी थी इस दौरान। और जो है उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि पर आधारित जो अर्थव्यवस्था थी उसके विस्तार के कारण जो है जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई और दोआब क्षेत्र में जो है जो चित्रित धूसर मृदभांड थे उनका प्रयोग करने वाली बस्तियों की बढ़ती संख्या और आकार इसका प्रमुख प्रमाण है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा देखा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट है, तो तीसरा भी यहाँ पे सही है।
और यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। चौथा यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि इस दौरान जो है धार्मिक दृष्टि से बात की जाए तो इस दौरान जो है लोग भौतिक लाभ की आकांक्षा में देवताओं की पूजा करते थे तथा इसी काल के दौरान जो है कर्मकांड का विकास हुआ था। और इसके अलावा इस समय देखा जाए तो प्रार्थनाएं पूजा की प्रमुख पद्धति नहीं थी। तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे केवल 3 ही ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सातवाहन प्रशासन में पर्याप्त सैन्य तत्व मौजूद थे। दूसरा कथन है कि दक्कन की जनजातियां सातवाहनों के नए क्षेत्रीय नियमों के प्रति आसानी से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई थी। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 47 को देखा जाए तो 47 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा कथन जो है पहले की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। स्वास्थ्य सेवाओं में चुंबकत्व की बढ़ती लोकप्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 48 का देखा जाए तो पहला है जो है मैग्नेटिक टेंटिकल रोबोट्स बायोप्सी के दौरान फेफड़ों के भीतर नेविगेट करने में सक्षम होंगे। दूसरा कथन है चुंबकीय नैनोकण जो है वो प्रभावशाली ताप विद्युत पदार्थ और औषधि वितरण वाहन जो है सिद्ध हुए हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे 48 में दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यता की अवधारणा बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस जो है संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो शून्यता जो है विशेष रूप से जो है माध्यमिक संप्रदाय की एक मूल अवधारणा है और इसे जो है भारतीय दार्शनिक नागार्जुन द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है प्रसिद्ध चित्रकला, दूसरी तरफ चित्रकार हैं। तो पहला ऑप्शन है कि पक्षी विश्राम पर बाज। तो इसका मिलान क्या होगा। तो पक्षी के विश्राम पर बाज जो है कि चित्र को जो है उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया था। तो इसका मिलान जो है सही है और उस्ताद मंसूर द्वारा तो बनाया गया था जिसे जहांगीर ने जो है नादिर उल अस्र की उपाधि से नवाजा था। जो है उस्ताद मंसूर थे, इनको जो है जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि से नवाजा था। अगला है नवास आर्क। तो यहाँ पे देखा जाए नवास आर्क जो है वो 1590 में बनी चित्रित पांडुलिपि दीवाने हाफिज का एक जो है उत्कृष्ट चित्र है और इस पांडुलिपि के अलग अलग पृष्ठ विभिन्न संग्रहालयों में जो है संरक्षित किए गए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि हल्के रंगों का यह चित्र जो है अकबर की शाही चित्रकला के अग्रणी कलाकार जो थे मिस्किन, उनके द्वारा जो है ये निर्मित किया गया था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सही है। अगला है टिलर ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे देखा जाए तो टिलर ऑफ द सॉइल जो है इनका जो है इनकी चित्रकार है नंदलाल बोस। इन्होंने जो है 1938 में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था इसमें जो है टिलर ऑफ द सॉइल नामक चित्र बनाया था। इस चित्र में एक जो है किसान को खेती की जुताई करते हुए दर्शाया गया है। तो तीनों युग में सही सुमेलित है। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। परमाणु रिएक्टर के संदर्भ में क्रिटिकलिटी का क्या अर्थ है। तो क्रिटिकलिटी का अर्थ क्या होगा। तो 51 में हम लोग देखते हैं कि हाल ही में गुजरात में जो है काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई जो है इसने जो है अपनी प्रथम जो है क्रिटिकलिटी जो है हासिल कर ली है। और यह भारत के परमाणु असैन्य परमाणु कार्यक्रम की एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इसके तहत देखा जाए तो जो है काप 3 देश की प्रथम जो है 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक इकाई है और यह स्वदेशी रूप से विकसित दाबित भारी जल रिएक्टर का सबसे बड़ा संस्करण है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। वह बिंदु जब किसी परमाणु रिएक्टर में सुपौसी श्रृंखला अभिक्रिया बनी रहती है। तो इस प्रकार जो है
उसे जो है क्रिटिकलिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 52। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए ताम्रपाषाण काल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि इस काल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम थी, जो प्रागैतिहासिक काल के लिए अद्वितीय थी। क्योंकि यहाँ पे शिशु मृत्यु दर जो है बहुत अधिक थी और इन समुदायों की एक जो है समान कमजोरी पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों को दफनाने से स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद शिलालेख जो है कलिंग के युद्ध के अनुभव और अशोक के हृदय परिवर्तन के संबंध में विस्तार से वर्णन करता है। तो इस शिलालेख का जो है नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो 13वां शिलालेख था, इसी के दौरान जो है इसी शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक के जीवन में आए नाटकीय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। और लगभग 260 ईसा पूर्व जो है अशोक ने कलिंग की शांतिपूर्व तटीय साम्राज्य के विरुद्ध विजय का एक क्रूर सैन्य अभियान चलाया था। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है लगभग कहा जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख जो है लोग निर्वासित हो गए थे और अन्य हजारों को बीमारी व जो है अकाल से मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ है उत्तर भारतीय राज्य है और उत्तर भारतीय राज्य यानी 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो राजवंश थे उनका जिक्र है और दूसरी तरफ राजधानियां हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 54 में तो 10वीं शताब्दी के मध्य जो है दो सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्यों का पतन हुआ, जिनकी जो है जिनका जो है हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे। इनमें से एक था जो है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जिसकी राजधानी जो है कन्नौज और दूसरी राजधानी बनारस हुआ करती थी। और दूसरा राजवंश था राष्ट्रकूट साम्राज्य, जिसकी राजधानी जो है मानखेत थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है सही सुमेलित है। और जो है देखा जाए इसके बाद जो है कालिंजर और महोबा के चंदेल, राजस्थान में साकामरी के चौहान और मालवा के परमार तथा गुजरात के चालुक्य। तो ये भी यहाँ पे पहला और दूसरा सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों युग में सही सुमेलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है भागवादी कर्म, दूसरा है निर्वस्त्रता, तीसरा है जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, चौथा है श्रमण। तो उपर्युक्त में से कितनी जो है आजीविकों की विशेषताएं या तत्व हैं। तो यहाँ पे 55 का देखा जाए तो यहाँ पे जो है सभी चारों जो है आजीविकों की जो है विशेषताएं व तत्व हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, मध्यकाल के दौरान प्रचलित जो है मशाहत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो मशाहत प्रणाली के बारे में बात हो रही है। तो मशाहत प्रणाली जो है दिल्ली सल्तनत शासनकाल के दौरान जो है भू राजस्व के मापन की एक प्रक्रिया थी। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और यह प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए कृषि सुधारों का एक हिस्सा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल के दौरान जो है मंगोलों ने दिल्ली शहर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 57 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो मंगोलों ने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करने के लिए एक अभियान 1299 में शुरू किया था, जब जो है कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल सेना ने शहर के कई इलाकों में प्रवेश किया और 1303 ईस्वी में जो है मंगोलों ने जो है पुनः आक्रमण किया, जिससे दिल्ली के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
और इस दोनों अवसरों पर मंगोलों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ और उन्हें जो है पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ा। और इन दोनों अवसरों पर जो है दिल्ली सल्तनत के शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। शहरी अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखा जाए, पहला कथन है UIDF 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले मेट्रो शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगी। दूसरा कथन है इस निधि के तहत जो है पात्र ऋण की राशि परियोजना के आकार और स्थान पर आधारित होगी। तीसरा कथन है इस निधि के तहत विरासत का संरक्षण पात्र परियोजनाओं में से एक है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 58 में देखा जाए तो यहाँ पे एक तो पहला कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है UIDF जो है महानगरीय और मेट्रो शहरों के बजाय मध्यम आकार के शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उन्हें क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सके। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि यहाँ पे देखा जाए दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। और तीसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है भी यहाँ पे सही है। इस प्रकार से यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त पदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पद है, दूसरी तरफ उनका अर्थ है। तो आट्विक दे रखा है। तो आट्विक एक ऐसी जो है वन्य बर्बर जनजातियों को संदर्भित करता है जो वनों में निवास करती है और राज्य की जो है समक्ष हमेशा समस्या उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखा जाए, जबकि दूसरा ऑप्शन है अरण्यचर्य। इसके सामने दे रखा है वन्य और बर्बर जनजातियाँ, जबकि बर्बर जनजातियों का उल्लेख जो है आट्विक में मिलता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इसके अलावा है वागुरिक। वागुरिक के बारे में बात की जाए तो जो है वागुरिक के बारे में क्या है कि जालसाज अर्थात जो है जाल डालकर शिकार करने वाले को जो है क्या कहा जाता है? वागुरिक कहा जाता है। तो यहाँ पे तीसरा सही सुमेलित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है पूछा गया, नहीं के लिए पूछा गया, तो पहला दूसरा सही सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संगम वंश इस जो है साम्राज्य का पहला राजवंश था। दूसरा कथन है इस साम्राज्य का एक प्रमुख शासक कृष्णदेव राय इसी वंश का था। तीसरा कथन है कि 1565 ईस्वी में कृष्णदेव राय की सेना को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने जो है राजसी तांगड़ी के युद्ध में पराजित कर दिया था। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 60 में देखा जाए तो यहाँ पे पहले हमें प्रतीत होता है कि यहाँ पे पहला तो सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है कृष्णदेव राय का संबंध जो है तुलु वंश से था, ना कि जो है विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की संगम वंश से इसका कोई संबंध नहीं था, ये तुलु वंश से संबंधित था। इसके अलावा जो है तीसरा स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जो है देखा जाए तो 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में जो है राजसी तंगड़ी के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी हार झेलनी पड़ी। तो इस प्रकार यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो केवल पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत होगा, पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही होगा, माफ़ कीजिएगा, जबकि दूसरा तीसरा यहाँ पे जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा बाटा गाइका क्रेटर अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो हाल ही में पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण जो है रूस के सुदूर पूर्व में अवस्थित दुनिया का सबसे बड़ा जो है परमाफ्रॉस्ट क्रेटर जो है पिघल रहा है, जिसके कारण ये शब्द जो है काफ़ी चर्चा में आया। तो ये जो है रूस में जो है अवस्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है।
तो ये जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। हड़प्पा सभ्यता को भारत में प्रथम नगरीकरण का काल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है, महाजनपदों के विकास को जो है द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है कृषि अधिशेष, शिल्प और व्यापार की वृद्धि तथा बढ़ती आबादी के कारण जो है गंगा के मैदानी इलाकों में नगरीय कस्बों का उद्भव हुआ, जिन्हें जो है महाजनपदों के रूप में जाना गया। और हड़प्पा सभ्यता में स्पष्ट जो रूप से देखा जाए तो प्रथम नगरीकरण के बाद जो है इसे जो है महाजनपदों को जो है भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल के संदर्भ में जो है तुलगमा और अरबा शब्द जो है, अरबा पद जो है किससे संबंधित है। तुलगमा और अरबा शब्द किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखा जाए 63 में तो तुलगमा और अरबा जो है जैसी तकनीकों का उपयोग करके जो है बाबर युद्ध जीतने में काफ़ी जो है सफल रहा। और जो है तुलगमा जो है युद्ध की एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य जो है पूरी सेना को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना और उन्हें 3 दिशाओं में तैनात करना। इसके अलावा अरबा के तहत जो है बैलगाड़ियों को शत्रु का सीधा सामना करने वाली पंक्ति में तैनात किया जाना। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन। इसका उपयोग जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर द्वारा प्रयुक्त रणनीति का हिस्सा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित राजाओं में से किसे यूनानियों द्वारा अमित्रोचेटस यानी अमित्रघात कहा गया, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो यहाँ पे देखा जाए तो 64 का सही जवाब है डी ऑप्शन, बिंदुसार द्वारा ये कहा गया। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार करें। पहला है लाजवर्द, दूसरा है मोती, तीसरा है कार्नेलियन, चौथा है ऊन, पांचवा है चांदी। तो उपर्युक्त में से कितनी वस्तुएं जो है मेसोपोटामिया द्वारा हड़प्पा से आयात की जाती हैं। तो यहाँ पे 65 का सही जवाब है तांबा एक तो किया जाता है, दूसरा है जो है कार्नेलियन यानी तीसरा ऑप्शन सही है, हाथीदांत, इसके अलावा जो है सीपियाँ और जो है लाजवर्द, मोती, आबनूस जो है आयात किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, 3 सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। कलमकारी चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है श्री कलाहस्ती आंध्र प्रदेश कलमकारी चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। दूसरा कथन है कि तमिलनाडु में जो है करप्पुर कलमकारी चित्रकला को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तीसरा कथन है कि जो है मसूलीपट्टनम कलमकारी जो है फारसी रूपांकनों और डिजाइनों से व्यापक रूप से प्रभावित थी। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो 66 में देखा जाए तो सभी तीनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्देश्य यूरोप में रात्रिकालीन आकाश में प्रकाश प्रदूषण को रोकना है। दूसरा कथन है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और यूनेस्को की संयुक्त पहल है। तीसरा कथन है कि फ्रांस इस पहल का सदस्य नहीं है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे 67 में देखा जाए तो यहाँ पे केवल पहला यहाँ पे देखा जाए कितने कथन यहाँ पे सही है। तो फ्रांस इस पहल का जो है सदस्य नहीं है, ये जो है ऑप्शन सही है। इसके अलावा जो है पहला और दूसरा गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल एक ही कथन यहाँ पे सही है, तीसरा नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। मध्यकालीन भारत के एक व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह फारस का एक व्यापारी था। दूसरा कथन है वह सैन्य कौशल में पारंगत तथा उसने जो है कोंकण और गोवा पर विजय प्राप्त की थी। तीसरा कथन है उसने बीदर में एक कॉलेज बनाने के लिए दान दिया था। चौथा कथन है उसे 1481 ईस्वी में
मोहम्मद शाह तृतीय द्वारा प्रताड़ित किया गया और जो है मृत्युदंड दिया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया गया है? तो यह वर्णन जो है महमूद गवां का वर्णन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यह जो है बहमनी साम्राज्य से संबंधित था और महमूद गवां के संबंध जो है नेतृत्व में ही जो है बहमनी साम्राज्य जो था वो अपने चरम पर पहुंच गया। और जो यह महमूद गवां था यह एक फारसी व्यापारी था और 42 साल की आयु में वह भारत आया था और वह बहमनी साम्राज्य की सेवाओं में शामिल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 69 में हम लोग ये देखते हैं कि मुगल काल के दौरान जो है दशवंत एकमात्र हिंदू चित्रकार था। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि जो है मुगल काल के दौरान जो है हिंदू जो चित्रकार थे उसमें जो है मिस्कीन थे, गोवर्धन थे, दशवंत थे और बसंवर लाल जैसे हिंदू जो है चित्रकारी जो है मुगल काल में जो है वहाँ की चित्रकारी में सम्मिलित थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चन काफ़ी पहले बन गया था लेकिन अभी भी काफ़ी निर्माण बाकी है। तो इसको जो है हम जो है वर्तमान परिदृश्य में संकल्पित कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। तो इसे मंदिर स्थापत्य की नागर शैली में बनाया जा रहा है। दूसरा कथन है इसकी अधिसंरचना राजस्थानी गुलाबी संगमरमर के पत्थरों से बनाई जाएगी। तीसरा कथन है इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार श्री चंद्रकांत सोमपुरा हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 70 में देखा जाए तो सभी तीनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार जो है श्री चंद्रकांत सोमपुरा हैं। उनके पिता प्रभाकर सोमपुरा जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रही जो है टंकाई विधि का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे सही जवाब है एक प्राचीन निर्माण तकनीक है, एक प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक है जो हाल ही में सुर्खियों में रही और ये टंकाई विधि का सर्वोत्तम वर्णन करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह जो है जहाज निर्माण की लगभग 2000 वर्ष पुरानी तकनीक है जिसका अभी हाल ही में वर्णन किया गया है और हाल ही में सुर्खियों में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द जो है मेजराना जीरो मोड्स क्या है? तो इसके बारे में बात की जाए तो हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में जो है माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने एक दुर्लभ कण बनाने का तरीका खोजा है जो संभवतः क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति ला सकता है। और शोधकर्ताओं ने इसके अलावा यह भी दावा किया है कि मेजराना जीरो मोड्स नामक कणों को लेकर यह दावा किया गया है कि इन कणों के विशिष्ट गुण जो है वर्तमान की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली और बेहतर कंप्यूटेशन क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर बनाने में मददगार होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बलबन के शासनकाल के दौरान सेना में दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की गई। दूसरा कथन है कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था जो बाद में उसका सैन्य कमांडर बना। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 73 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो यहाँ पे सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दाग यानी जो है घोड़ों को दागने तथा हुलिया जिनको जो है सैनिकों की जो है वर्णात्मक सूची प्रथा की शुरुआत की, ना कि बलबन ने। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है जबकि दूसरा यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी अवस्थिति के आधार पर पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए पहले जो है अंग आएगा, वर्तमान बिहार एवं पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो पहले अंग आएगा, फिर इसके बाद मगध आएगा, ये जो है बिहार में है, और जो है
दूसरा हो जाएगा मगध, तीसरा हो जाएगा वत्स, चौथा हो जाएगा मत्स्य। मत्स्य जो है राजस्थान की वर्तमान जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रतिबिंबित करने वाली हिंदू त्रिदेवों की मूर्ति प्रतिमा कहाँ पर मौजूद है? तो ये मूर्तियाँ कहाँ पे मौजूद है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 75 में देखा जाए तो 75 में सही जवाब है। तो ये जो है एलिफेंटा गुफाओं की गुफा संख्या 1 में विद्यमान है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये गुफाएं भारत के मुंबई के निकट जो है एलिफेंटा द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। अजंता की गुफा चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जातक कथाओं के चित्र अधिक व्यापक हैं, इनमें जो है सजावटी डिजाइनों का कोई उपयोग नहीं किया गया है। दूसरा कथन है कि अजंता के भित्ति चित्र जो है धार्मिक की बजाय लौकिक संदेश देते हैं। तीसरा कथन है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद के बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाला कोई चित्र उपलब्ध नहीं है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो 76 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है 76 में दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पे बात किया गया है कि इस युग की जो है विशेषता है कि जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है विस्तार और आभूषणी अभिकल्पों के साथ जो है जातक कथाओं को चित्रित करती है। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है, दूसरा वाला। तो एक ही ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका निर्माण जो है चालुक्य राजाओं ने करवाया था। दूसरा कथन है ये शिव और विष्णु दोनों की मूर्ति कला का प्रतिनिधित्व करता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 77 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण जो है चालुक्य राजाओं ने नहीं, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है। और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें एक जो है नंदी मंदिर भी बना हुआ है और इसका प्रवेश द्वार जो है गोपुरम जैसा है और इसके चारों ओर उपासना कक्ष और फिर सहायक मंदिर तथा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और मंदिर के शीर्ष पर एक जो है भव्य जो है विमान यानी टावर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर तक है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 नंबर। प्रागैतिहासिक काल में उपकरण निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जो है पुरापाषाण काल के उपकरण जो है खुरदरे एवं भारी होते थे। दूसरा कथन है कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों को लघु पाषाणोपकरण कहा जाता था क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे होते थे। तीसरा कथन है कि नवपाषाण काल में सुइयों और जो है खुरचनियों जैसी हड्डियों के विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 78 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सभी तीनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रशासन की मूल इकाई नाडु थी जिसमें कई गांव शामिल थे। दूसरा कथन है कि राज्य को 4 जो है मंडलम या प्रांतों में विभाजित किया गया था और नाडु को वलनाडु में समूहीकृत किया गया था। तीसरा कथन है कि चोल काल में उर गांव की एक आम सभा थी। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 79 में देखा जाए तो यहाँ पे भी तीनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्राचीन विद्वान या व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे चरक दे रखा है, तो चरक का मिलान किससे होगा? जो है औषधि से या चिकित्सक से। तो यहाँ पे जो है पहला जो है सही सुमिलित है, अगला है आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट का मिलान क्या होगा? ये सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ थे, ये भी मिलान सही है। अगला है बाणभट्ट, ठीक है। तो बाणभट्ट के बारे में बात की जाए तो बाणभट्ट जो है संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। तो यहाँ पे जो है
और ये मतलब साहित्यकार थे, ये भी कहा जा सकता है, तो ये भी सही सम्मिलित है। और वराह मिहिर जो थे, इनके सामने लिखा है शल्य चिकित्सक थे, तो यहाँ पे जो है चौथा सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये जो है ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थे, और यह जो है वर्तमान के मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले थे। तो यहाँ पे चौथा गलत हो जाएगा। तो केवल 3 युग में सही सम्मिलित होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो मध्यकालीन भारत की नहरें दे रखा है, और शासक द्वारा निर्मित जो है जो शासक है उनका जिक्र दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिरोज तुगलक ने जो है यमुना नदी से हिसार तक पानी ले जाने के लिए 2 नहरें बनवाई, जिसमें जो है रजबवाह और जो है उलुग खानी, ये 2 जो है नहरें थी। और जो है दोआब में काली नदी में एक नहर खुदवाई जो दिल्ली के पास यमुना में मिलती थी, तथा एक नहर सतलज और घग्गर नदी से निकलवाई। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है, जबकि यहाँ पे पहला जो है सही सम्मिलित है कि नहरे बहिस्त जो है शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया। तो एक ही युग में सही सम्मिलित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। पहला है, इसे भारत का पहला निजी हिल स्टेशन कहा जाता है। यह पश्चिम घाट की जो है मुलसी घाटी में स्थित है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस हिल स्टेशन को यूरोपीय शैली के शहर के रूप में परिकल्पित करके विकसित किया था। मुठा नदी पर निर्मित जो है वरास गांव बांध इस हिल स्टेशन पर स्थित है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस स्थान का वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो है 82 का सही जवाब है जो है लवासा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, भारत में जूट की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। दूसरा है, जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत सरकार ने 100% चीनी की पैकेजिंग जूट की बोरियों में करना अनिवार्य कर दिया है। तीसरा है, प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए 83 का जो है यहाँ पे पहला कथन सही है, ठीक है, और तीसरा कथन सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है जूट की बोरियों में 100% जो है खाद्यान्न और 20% चीनी की जो है अनिवार्य पैकेजिंग के लिए जो है मानदंड है, उनका जो है विस्तार किया गया। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में स्पार्टिम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक कृत्रिम मधुरक है। दूसरा है, इसकी मिठास चीनी की तुलना में कम होती है। तीसरा कथन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे संभावित कैंसरकारी तत्व घोषित किया गया है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 84 में देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा कथन तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सही है, ठीक है, और जो है यहाँ पे पहला कथन भी यहाँ पे सही है, यह एक कृत्रिम मधुरक है। जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये चीनी से लगभग 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला तीसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, मरणोत्तरकालीन व्यापार तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस काल में भारत से भारी मात्रा में स्वर्ण जो है रोमन साम्राज्य गया। दूसरा कथन है, तत्कालीन समय में फल फूल रही शिल्प संबंधी विभिन्न कलाकृतियों का उल्लेख मिलिंद पन्हों नामक ग्रंथ में मिलता है। तीसरा कथन है कि श्रेणियां जिन्हें गिल्ड्स कहा जाता है, जनता से जमा प्राप्त करने वाले बैंकों के रूप में कार्य करती थी। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे? तो यहाँ पे 85 का सही जवाब है जो है बी ऑप्शन। केवल 2 कथन यहाँ पे सही है। कौन कौन से? एक तो मतलब कि दूसरा सही है और तीसरा सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि जो है पहला इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है कि रोम से निर्यात की जाने वाली जो है कुछ वस्तुएं थी, जिनमें जो है वाइन, रोमन मृदभांड, टीन, सीसा, मूंगा और जो है दासी लड़कियाँ इत्यादि शामिल थी। इसके अलावा
रोमन साम्राज्य से जो भारत की ओर सोने की एक विशाल निकासी को भी इंगित किया गया है। लेकिन जो है इसके संदर्भ में जो बात किया जाए तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। प्राचीन भारत के संदर्भ में जो है धर्मस्थी और जो है कंटक शोधन पद जो है संबंधित है। तो यहाँ पे देखा जाए ये दोनों पद जो है मौर्य शासन के अंतर्गत न्याय वितरण प्रणाली से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। तो संगीत रत्नाकर का संबंध किससे है? सारंगदेव से है, ये सही है। प्रहलाद भक्ति विजयम का संबंध है त्यागराज से। किताबे नौरस का संबंध है इब्राहिम आदिल शाहद्वती से। तो यहाँ पे कितने युग में सही से मिले थे ये पूछा गया है, तो सभी तीनों युग में सही से मिले थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निगार खाना हुमायूं द्वारा स्थापित एक चित्रकला कार्यशाला थी। दूसरा कथन है द प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर एक जो है प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसमें मुगल वंश के क्रमिक सदस्यों का चित्र है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 88 में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तर भारत में शिवालिक की पहाड़ियाँ। दूसरा है नर्मदा घाटी में आदमगढ़ की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है तीसरा नंबर चेन्नई के पास अदिरमपक्कम। और चौथा है महाराष्ट्र में जोरवे। तो उपरोक्त में से कितने स्थल जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण युग से संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 89 में देखा जाए तो एक तो जो है उत्तर भारत में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, दूसरा भी है और जो है तीसरा भी है। जबकि महाराष्ट्र में जोरवे है, ये जो है एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, ना कि पुरापाषाण कालीन स्थल। तो यहाँ पे 3 सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर क्वेश्चन है भारत में चाय की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है असम भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, जिसके बाद जो है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का स्थान आता है। दूसरा है भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय असम के डिगबोई में है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 90 में तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो पहला यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है असम भारत का सबसे बड़ा जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है चाय का, और इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का स्थान आता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यह मुख्यालय असम में नहीं कोलकाता में है। तो दूसरा गलत है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में नंद वत्स किस जो है संकिच और पूरण जो है कश्यप निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए ये जो है आजीवक से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। विजयनगर साम्राज्य के अमर नायकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक राजनीतिक नवाचार था और इसकी कुछ विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। दूसरा कथन है वे एक तरह के सैन्य कमांडर थे जो क्षेत्र के किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर तथा अन्य बकाया वसूल करते थे। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 92 में देखा जाए कि यहाँ पे पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना। तो यहाँ पे देखा जाए तो 93 में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना जो है सम्राट कपिलेंद्र देव ने इस जो है राजवंश की स्थापना 1434 ईस्वी में की थी। इसके अलावा पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय
गोवा पर विजय जो है 1510 में प्राप्त की गई। और जौनपुर में जो है सल्तनत जो है देखा जाए जो है इसमें जो है 1394 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना जो है ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर ने की थी। तो यहाँ पे 1394 होगा। तो इस प्रकार दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना था। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में टेक आउट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे देखा जाए तो टेक आउट फाइनेंसिंग को जो है स्थायी वित्त पोषण या दीर्घकालिक वित्त पोषण भी कहा जाता है। यह रियल इस्टेट उद्योग में उपयोग में की जाने वाली फंडिंग का एक रूप है। यह किसी अल्पकालिक ऋण का भुगतान करने के लिए दीर्घकालिक ऋण हासिल करने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि हम्पी के प्राचीन खंडहरों की खोज 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों की सहायता से की थी। दूसरा कथन है इस क्षेत्र के निवासी इसे हम्पी के नाम से जानते थे। इस नाम का उद्भव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 95 में देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। यूनेस्को की लुप्त प्राय भाषाओं सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 96 में देखा जाए तो पहला कथन है इस सूची में केवल 5 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। दूसरा है पिछले 50 वर्षों में किसी भी भारतीय भाषा को विलुप्त घोषित नहीं किया गया। तीसरा है जो है सोमपेन और ओंग भारत में लुप्त प्राय भाषाओं की सूची में शामिल है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 96 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है तो अभी जो है हाल ही में देखा जाए तो लगभग भारत में 250 से ज़्यादा भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और जो है यहाँ पे पहला भी यहाँ पे सही नहीं है और तीसरा यहाँ पे सिर्फ सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। सारीपुत्र, आनंद और जो है कश्यप और उपाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महावीर ने महिलाओं को जैन धर्म के प्रचारक बनने की अनुमति नहीं दी। दूसरा कथन है कि दक्षिण भारत में प्रथम शताब्दी तक जैन धर्म मौजूद नहीं था। तीसरा कथन है कि प्राकृत भाषा के प्रयोग से मराठी भाषा के उद्भव में सहायता मिली। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 98 में देखते हैं तो केवल यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है जैन धर्म का प्रसार कलिंग तक और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तमिलनाडु तक हो गया था, जबकि 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खोरवेल का संरक्षण प्राप्त था। बाद की शताब्दियों में जो है जैन धर्म का जो प्रसार है वो मालवा, गुजरात और राजस्थान तक हो पाया। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है व्रात शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। एक आर्य जिसने स्वधर्म त्याग दिया था और अब वह वेदों में विश्वास नहीं रखता था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रचलित मुद्राओं के अवरोही क्रम का सही वर्णन करता है, अवरोही क्रम में सही वर्णन करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है पहले जो है यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। पहले टंका आया,
फिर जीतल आया, फिर जो है दिरम आया। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही विजन IAS का 12वें नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।